वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंसिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास आपको कोई चीज इन्फर करनी है। इन्फर करने का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करनी है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जब इन्फ्रेंसिंग टेक्निक आप पढ़ते हो तो कुल मिला के तीन चीजें होती हैं, जो तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं इन्फ्रेंसिंग के, वो ये होते हैं। नंबर एक पे होता है मैचिंग, नंबर दो पे आता है सिलेक्शन, नंबर तीन पे आता है एग्जीक्यूट। ये तीन चीजों के दम पे, इन तीन चीजों के बेसिस पे आप इन्फ्लुएंसिंग कर सकते हो, और ये एक बार नहीं होता, ये बार 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 होता है। मैं इसका एक एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन का लेता हूँ। ह्यूमन ब्रेन का एग्जांपल लेता हूँ। एक क्रिकेटर है, और एक क्रिकेटर को शुरुआत जब वो अपने करियर की करेगा तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, उसको नेट्स पे जितना वो ज्यादा पसीना बहाएगा, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा वो मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक क्रिकेटर जो होता है वो हर बॉल के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी लेके चलता है। मान लीजिए कोई शॉर्ट बॉल आती है तो उसको मालूम है कि उसे पुल करना है। कोई अगर एक जूसी हाफ बॉल ही आती है तो उसको वो ड्राइव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब बॉलर बॉल फेंकता है उस मूवमेंट पे वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है ना, उतना तेज दिमाग चलना चाहिए, और उस हिसाब से उस बॉल का जवाब देने के लिए आपके पास एक शॉट मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि कोई बैट्समैन आउट ना हो। जब वो बैट्समैन आउट होता है तो जाहिर सी बात है वो ड्रेसिंग रूम में वापस जाके देखेगा कि वो आउट कैसे हुआ। फेयर डिसीजन तो होता ही होता है, साथ में उसको ये पता लग जाता है कि उसकी कमी कहाँ थी। और अगले मैच में इसी बॉलर के सामने अगर उसका सामना होता है तो वो क्या करेगा, इसका जवाब जो है वो मौजूद रखेगा। कब? जब वो उसी शॉट की प्रैक्टिस करे या उसी तरह की बॉल की प्रैक्टिस करे नेट्स के अंदर। बार 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 ये करता है, और वो क्रिकेटर कोई महान क्रिकेटर बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा अच्छी, जिसने इन्फ्लुएंसिंग बार बार कर रखी है, उसके आंसर ज्यादा एग्जैक्ट। हमने डिडक्शन पढ़ा। डिडक्शन एक बहुत ही एक सिंपल सा मेथड होता है कि भाई डिडक्शन के अंदर आप कैसे सॉल्व करते हो। थ्योरम प्रूविंग का रेफिटेशन पढ़ा, और थ्योरम प्रूविंग में बेशक थ्योरम प्रूविंग इससे ज्यादा आसान है, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग की भी अपनी एक वैल्यू है, अपने एक नियम है जिसको आपको मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे उसके नियम लिखता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे नॉलेज बेस होता है। क्या होता है यहाँ पे? नॉलेज नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस के साथ यहाँ पे होती है आपकी वर्किंग मेमोरी, जिस पे अभी आप काम कर रहे हो, वर्किंग मेमोरी। होता यूं है कि पहले इन दोनों का स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? मैच होगा। जब मैच होता है तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट सेट बनेगा। उसका क्या बनेगा? कॉन्फ्लिक्ट सेट। कॉन्फ्लिक्ट सेट। और इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्ट। ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसके बाद इसमें लास्ट प्रोसेस जो होती है वो होती है एग्जीक्यूट। और बार बार ये जो चेन है ये चलती जाती है, और बार बार ये अपडेट होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है ये होती रहेगी और काम बनता रहेगा। खैर, डायग्रामेटिकली देखें या थ्योरी वाइज देखें तो शायद ये अभी भी मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको समझाना चाहूंगा। एक नॉलेज बेस है, उस नॉलेज बेस के अंदर नॉलेज रखी हुई है, मतलब ज्ञान रखा हुआ है। सीधे सीधे हिंदी में बात करते हैं, वो ज्ञान रखा हुआ है, और आपकी ये एग्जिस्टिंग मेमोरी है जिसके अंदर डेटा भरा हुआ है, मतलब आपका ब्रेन। ये बात है उस जमाने की जब वो क्रिकेटर जो है उसकी उम्र 12 साल रही होगी या 13 साल रही होगी। पहली बार वो एकेडमी में गया होगा या पहली बार उसने बैट लिया होगा। तो उसको जितनी नॉलेज थी क्रिकेट की, वो नॉलेज और उसकी वर्किंग मेमोरी। अब उसके बाद उसने क्या करा, जो उसके नॉलेज बेस था और वर्किंग मेमोरी था, उन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई बास्केटबॉल खेलने वाला बंदा है उसको आप क्रिकेट की किट दिला दो तो मैच ही नहीं कर पाएगा, वो रूल कभी नहीं खेल पाएगा। इसलिए आपने दोनों चीजों को साथ में मिलाना है और मैचिंग की कोशिश करनी है। इन दैट केस अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता भी है तो उसका एक सेट अलग से बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है इन्फ्लुएंसिंग के अंदर। उसके बाद ये जो है वो शॉर्ट सिलेक्शन है,
जो वो शॉट सिलेक्शन इन दोनों के दम पे करेगा और उसके बाद उस शॉट को एग्जीक्यूट करेगा। इन केस अगर एग्जीक्यूट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में कोई गड़बड़ी होती है तो अगेन नेट्स पे जाएगा और फिर मैचिंग कराने की कोशिश करेगा। हम अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम बता सकते हैं कि इन्फ्रेंसिंग जो होती है वो ऐसा नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आंख बंद करी और हो गई इन्फ्रेंसिंग। इन्फ्रेंसिंग के दौरान आपका ब्रेन जो है वो ये सारे काम करता है। आप मैच स्टेज के अंदर क्या कर रहे हो, जो भी कंटेंट आपको वर्किंग मेमोरी और नॉलेज बेस के अंदर मिलता है आप उसको देखते हो और उसको कंपेयर करते हो फैक्ट से, फैक्ट्स और रूल जो कि नॉलेज बेस के अंदर। असल में नॉलेज बेस जो होता है वो दो पोर्शन में बना होता है, एक एंड पे इसका लिखे होते हैं फैक्ट बेस और एक एंड पे लिखे होते हैं इसके रूल बेस। ये जो फैक्ट बेस और रूल बेस के अंदर जो भी कहानी लिखी होती है उसको वर्किंग मेमोरी से मैच कराता है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेप नंबर 1 इन इन्फ्रेंसिंग, मैच। ये जब हो जाता है, ये जब इतना काम हो जाता है तो बाद में जो कंसिस्टेंट मैचेस जो फाउंड होते जाते हैं, जो भी कंसिस्टेंट मैचेस फाउंड होते जाते हैं उनको, उन मैचेस को साथ में रखता है और उसको बोलता है कॉन्फ्लिक्ट सेट। और आप कॉन्फ्लिक्ट सेट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ शॉट्स यू हैव इन योर होल क्रिकेट करियर, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्फ्लिक्ट सेट। अब आप मुझे बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट, आपने मैच कराया, रूल बनाया, रूल बना के यहाँ डाला, अब वो क्रिकेटर के पास ढेर सारे शॉट्स हैं, जिसका कॉन्फ्लिक्ट सेट ज्यादा वो बड़ा विराट कोहली। तो यहाँ पे वो जब सेलेक्ट करता है तो जिस तरह की बॉल आती है उस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट सेट में से उसको शॉट को सेलेक्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे जो बार बार बात बोली जा रही है कि आपको हर एक प्रॉब्लम की हर एक सॉल्यूशन तक पहुंचना है, तो कंसिस्टेंट मैचेस जो आ रहे हैं जिनको आपने कॉन्फ्लिक्ट सेट के अंदर रखा है उनको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। एक बार आपने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये साइकिल एग्जीक्यूशन लेवल पे जाएगी और बार 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 आप इसको सुधार करते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब बार बार मैचेस होंगे तो बार बार नॉलेज बेस और वर्किंग मेमोरी अपडेट होंगी। क्योंकि आप जब एक बार बताइए, जब वो क्रिकेटर 12 साल का था, जब वो 22 साल का हुआ तो उसका नंबर ऑफ शॉट ज्यादा होंगे, उसका ब्रेन वैसे कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक एग्जांपल नहीं है। आप गाड़ी जब चलाते हैं, तब आप जब कार चलाना पहली बार सीखेंगे तो आपके पास नॉलेज होगी। क्या नॉलेज है कि इसके अंदर गियर ऐसे ऐसे मूव होते हैं, इस गाड़ी में गियर आगे एक आएगा, फिर पीछे 2, फिर आगे 3, फिर पीछे 4, ठीक है। क्लच होता है, ब्रेक्स होते हैं, एक्सीलरेटर होता है, ये तो बेसिक एलिमेंट्री चीज है गाड़ी चलाने के लिए। फिर आप उसके अंदर क्या करते हो, मैच कराते हो, आपको कम चलाना आती है या कम स्पीड पे चलाते हो, कॉन्फ्लिक्ट सेट बढ़ता जाता है आपका। एक आध बार आप एक्सीडेंट भी करते हो, हल्की फुल्की गाड़ी कहीं टच भी हो जाती है, स्टीयरिंग का अंदाजा नहीं होता, बहुत सारी चीजें आप अपडेट करते हो, करते 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 10 एक साल बाद अगर आप गाड़ी चलाने के ऊपर आएंगे तो आपकी गाड़ी में जो बैठा होगा बंदा पीछे, उसको डर भी नहीं लगेगा और आप बड़े कॉन्फिडेंटली गाड़ी भी चलाएंगे। और शुरुआत जब करोगे तो स्टीयरिंग पकड़ते ही आपके पसीने छूटने लगेंगे सर्दी में भी, कि ऐसा ना हो इस डर से कि यार कहीं गाड़ी हमसे ठुक ना जाए या कहीं टकरा ना जाए या घर वाले क्या कहेंगे अगर गाड़ी टकरा गई। तो हो सकता है बहुत से बाद वक्त ऐसा होता है कि हम उस डर की वजह से भी थोड़ा सा नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जिस जो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखोगे, विच मीन्स वो धीरे धीरे ऐसे होगा कि ये चीज बार बार होती है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बार बार होती है। आप आज अगर कार चलाना सीख रहे हो तो आपको कम से कम 10-12 दिन तक चलाते रहने चाहिए कंटिन्यू, तब जाके वो आप परफेक्शन की तरफ जाओगे। और हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए तो आपको फिर भी 1 महीने का टाइम लगेगा। पहले मोहल्ले में, कॉलोनी में आप आसपास चलाओगे 1 महीने तक, उसके बाद शायद आप, उसके बाद भी मेरे साथ होगा तो मैं तो तब भी डरूंगा, क्योंकि भाई अभी तुम 1 महीने पहले तो सीखी गाड़ी और सामने से कोई ट्रक आ गया तो तुम्हारे तो नॉलेज बेस और एग्जीक्यूशन लेवल पे तुम अटके रहोगे कि साहब यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हो, बीच में सामने से ट्रक आ गया। तो इसलिए हम हमेशा इन्फ्रेंसिंग करवाते हैं और इन्फ्रेंसिंग को बार बार इसलिए करवाते हैं ताकि परफेक्शन अचीव हो जाए, परफेक्शन अचीव हो जाए। और ये जिसका कॉन्फ्लिक्ट सेट बड़ा होता है उसके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। अगर मुझे क्रिकेट में सिर्फ पुल और कवर ड्राइव ही आता है तो शायद मेरा सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसको हाफ वॉली से बैकफुट पंच भी मारना आता है या फिर किसी को स्कूप भी मारना आता है, किसी को पुल शॉट, कवर ड्राइव, जितने भी शॉट्स होते हैं जिसके ज्यादा होंगे उसका उस टीम में सिलेक्शन होने का परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन लेवल भी ज्यादा होगा। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन एक्चुअल में होता है ये ब्रेन के अंदर, हम करते भी हैं और हम एआई डिवाइसेस के अंदर भी ये करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से। हाँ, थ्योरम प्रूविंग से अगर कंपेयर करोगे आप तो थ्योरम प्रूविंग थोड़ी आसान थी, क्योंकि थ्योरम प्रूविंग आप क्या बचपन से करते आ रहा हो। आप कार चलाना बचपन से नहीं सीखी हो, लेकिन वो जो छोटे मोटे एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना आप बचपन से सीखे हो। रेफ्यूटेशन में क्या है, रेफ्यूटेशन में आपने जो चीज है उसको आंख बंद करके नेगेशन बोला
और नेगेशन बुलाने के बाद उसको सॉल्व करना चालू कर दिया। तो कुल मिला के कॉन्फ्लिक्ट सेट को आप स्टेज मत मानिएगा, स्टेजेस जो है वो क्या है, मैच, सिलेक्ट और एग्जीक्यूट, और ये था इन्फ्रेंसिंग। थैंक यू सो मच।